हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल आ रहा है किसी सेंटर ऑफ फोर्स के अंडर, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उसका ऑर्बिट कैसा बनेगा। टोटल एनर्जी पे, टोटल एनर्जी हमने कांस्टेंट मानी, अलग अलग सिचुएशंस ली उसकी, और इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में से हमने फाइंड किया कि वी कैन हैव हाइपरबोलिक ऑर्बिट, वी कैन हैव पैराबोलिक ऑर्बिट एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड एट लास्ट सर्कुलर ऑर्बिट। वो सब केसेस हमने डिस्कस किए। अब क्योंकि हम सेंट्रल फोर्स का मोशन पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशन है दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट केस इन दिस केस। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है और वो सेंट्रल फोर्स भी है। F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, और आर कैप। तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। अब ग्रेविटेशन फोर्स जब लगती है तो उस केस में हमारे पास प्लैनेट्स का मोशन आ जाता है। प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो वहाँ पर फिर प्लैनेटरी मोशन के केस में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं। दीज लॉज वर गिवन बाय केपलर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लैनेटरी मोशन। ये जो तीनों लॉज हैं ये केपलर ने कैसे बनाए थे? देखो, केपलर के एक सीनियर थे, या आप बोलो एक टीचर थे, उनके गाइड थे, टाइको ब्राहे उनका नाम था। वो रिसर्च कर रहे थे बेसिकली प्रेग में। प्रेग एक प्लेस है, वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली टेलीस्कोप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, पहले होते थे। तो उन्होंने वहाँ पे प्लैनेट्स और स्टार्स का मोशन ऑब्जर्व किया। ठीक है, देखो जो लॉज होते हैं ना बच्चे, वो लॉज जो होते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को फिर हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं हम। उन ऑब्जर्वेशंस को फिर हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं हम। ठीक है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है पहले ऑब्जर्वेशन लेती है, फिर एक मैथमेटिकल रिलेशन मतलब एक फॉर्मूला और एक इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करती है या एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, जहां से हमारे पास एक लॉ आता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है, ये भी न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन बनाई थी। कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में जब हम दो चार्ज पार्टिकल की फोर्स लिखते हैं तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, उन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये रिलेशन फाइंड करी थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये सब लॉज जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। तो ऐसे ही केपलर ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, टाइको ब्राहे और केपलर दोनों ने मिलके, और उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर 22 ईयर्स उन्होंने ये काम किया था टोटल। देखो छोटा मोटा टाइम नहीं, 22 ईयर्स, है ना, बहुत लंबा। क्योंकि देखो ना, स्टार्स की जो पोजीशंस हैं या प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं आपको हर साल ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, और फिर उनको ऑब्जर्व करके यू हैव टू मेक सम रिलेशन। तो इट इज़ ए वेरी इंटेंस जॉब और बहुत ज़्यादा काम इसमें करना पड़ा। और 22 साल बाद उन्होंने तीन लॉज दिए, केपलर ने दिए बेसिकली, टाइको ब्राहे तब तक नहीं थे। तो केपलर ने तीन लॉज दिए। वो तीनों लॉज क्या थे वो पहले मैं स्टेटमेंट दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड जब घूमते हैं किसी ऑर्बिट में, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। ठीक है, लॉज मतलब द रूल्स ऑफ नेचर, वो कौन कौन से हैं जो वो प्लैनेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, स्टेटमेंट तो आपको अच्छे से आनी चाहिए तीनों लॉज की। जो फर्स्ट लॉ है बच्चे, उसमें क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, मतलब आप जब +1 में ग्रेविटेशन पढ़ते हो या लोअर क्लासेस में, अभी जैसे हमने ग्रेविटेशन देखा, तो उसमें क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि जो सन है वो सेंटर पे है और अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूम रही है, ऐसे कंसिडर करते हैं ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ सन के अराउंड या कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड सर्कल में ना होके एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूमता है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और सन जो है सेंटर पे नहीं होता, सन एक फोकस पे होता है। देखो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, उसमें से दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होता है। तो मैं पहले लॉ की पहले स्टेटमेंट दे दूं। ठीक है, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही है, ऑल द प्लैनेट्स
revolve around the sun in elliptical orbits, ठीक है जी, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं विद, क्या कंडीशन है, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, ये जो मैंने लिखा ना फोकाई, ये फोकस का प्लूरल है, फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल पाथ्स, एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। वो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका एक फोकस है, वहां पे सन होता है और प्लेनेट उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वो ऑर्बिट्स वाला कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया हुआ है। ऑर्बिट्स की शेप कैसी होती है, टोटल एनर्जी हमें ये पता लग गया नेगेटिव होती है। अगर हमारे पास इस तरह का बाउंड स्टेट हो तो मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव चाहिए, तो वहां से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। मैं इसका प्रूफ भी यहीं पे कर देता हूँ छोटा सा। इसकी जो जस्टिफिकेशन है, या प्रूफ तो नहीं होता लॉ का, जस्ट जस्टिफिकेशन होती है कि कैसे आप ये चीज बोल रहे हो, जो भी आपने स्टेटमेंट दी है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। चलिए हम सिंपल लैंग्वेज में उसको प्रूफ बोल देते हैं, बट हम लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली डिड्यूस द लॉस, ठीक है। तो आई विल से डिडक्शन, हम इसको डिडक्शन बोल देते हैं, डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ, कि कहां से आप इस स्टेटमेंट को लेके आए हो और किस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो पहले डिडक्शन हम करने वाले हैं। तो आपने इसमें क्या लिखना है कि हमें ये पता है कि जितना भी अभी तक हमने एनालिसिस किया है उसमें हमने सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो ड्राइव किया है अंडर द सेंट्रल फोर्स, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एज वी नो द इसेंट्रिसिटी of the orbit, किसकी होती है सेंट्रिसिटी, ऑर्बिट की होती है, उस शेप की होती है, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ ए बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स, विद इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स भी है और साथ साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, इज गिवन एज, हाँ जी, इसेंट्रिसिटी का बच्चे फॉर्मूला याद कर लेना, हमने ड्राइव किया हुआ है, ये आपको बहुत काम आएगा, 2EL स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू के स्क्वायर, ठीक है, 2EL स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू के स्क्वायर, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी की रिलेशन है बच्चों। अब फॉर एनी बाउंड सिस्टम का मतलब होता है जब एक बॉडी है, मान लो न्यूक्लियस है हमारा एटम का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल है सन के अराउंड कोई प्लेनेट घूम रहा है, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। ये दोनों बाउंड सिस्टम है। बाउंड सिस्टम का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी है, इट इज मूविंग, और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों एनर्जीज हैं। ना तो ये को ऑर्बिट को छोड़ के जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ना ही वो उसके अंदर जा रहा है, लीव नहीं कर रहा, ना ही रुक रहा है, चल भी रहा है। सिमिलरली ये जो अर्थ है हमारी, वो भी मूविंग भी है और एक सिस्टम में बाउंड है। तो पोटेंशियल पोजीशन के कारण और काइनेटिक दोनों एनर्जीज यहाँ पे होती हैं। तो बाउंड सिस्टम कब होगा, सिस्टम बाउंड तब होता है जब पोटेंशियल काइनेटिक से बड़ी हो, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, फिर से वही कॉन्सेप्ट्स है लेकिन मैं डिटेल में दोबारा से समझा रहा हूँ कि जब भी कभी कोई बाउंड सिस्टम होता है, बाउंडेड सिस्टम, जो मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन के अंदर जब भी कोई बाउंडेड सिस्टम है, ये दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात है, ये याद रखना, पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फॉर ए बाउंडेड सिस्टम। अब पोटेंशियल तो नेगेटिव है, हमें पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -k/r। ये सेंट्रल फोर्स के लिए हमारे पास ये -k/r है, नेगेटिव होती है ये, और ऊपर से k से बड़ी है। अब टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, सीधी सी बात है, इन दोनों का सम है। उसमें से ये जो नेगेटिव वाली एनर्जी है वो बड़ी है पॉजिटिव वाली से, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, फिर टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो नेगेटिव वाली एनर्जी है, लेट मी राइट हियर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, है ना। काइनेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब पोटेंशियल नेगेटिव है और
पॉजिटिव से बड़ी है, तो जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे, वैल्यूज अगर इनकी पुट कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो बाउंड सिस्टम के लिए यू विल गिव द आर्ग्यूमेंट दैट E इज नेगेटिव फॉर ए बाउंड सिस्टम। और बच्चों ये आपने रीजन भी देना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला रीजन आपने देना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब अगर E नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आप पुट करो, तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, वो 1 से छोटी आ जाएगी, है ना। तो देयरफॉर इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। तो लेस देन 1 इसेंट्रिसिटी का मतलब है thus द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एलिप्टिकल। बस इतनी सी जस्टिफिकेशन आपने वहां पे देनी है फर्स्ट लॉ के केस में, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड लॉ की भी स्टेटमेंट देते हैं। सेकंड लॉ क्या है केपलर का? केपलर्स सेकंड लॉ, हाँ जी। सेकंड लॉ बच्चे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड है। दो चीजें हैं हमारे पास, दोनों एक ही चीज हैं। हमें पता है कि जब बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करती है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उस केस में उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं एम आर क्रॉस वी, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। आप ऐसे भी लिख सकते हो आर क्रॉस पी, ठीक है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। उसको फिर मैंने पी को एम भी लिख दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है वो भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो टॉर्क लग रहा होता है प्लेनेट का, मतलब जो सेंट्रल फोर्स का टॉर्क लग रहा होता है प्लेनेट पर, वो टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। जैसे ये मान लो सन है और सेंट्रल फोर्स में ऐसे मान लो कोई बॉडी घूम रही है अराउंड द सन। अब जो फोर्स लग रही है वो सेंटर की तरफ लग रही है ना, इधर सेंटर ऑफ द सन की टुवर्ड्स इस पे फोर्स लगती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। अब आपने इसी फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा आर वेक्टर है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, बेसिक रिलेशंस +1 में हम पढ़ते हैं। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता है? आर एफ साइन थीटा, ये तो तुम्हें पता है। अब दोनों में एंगल 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क भी कितना हो गया? 0। तो इसलिए मैंने बोला था टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 है तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता है, टो इज इक्वल टू dl/dt, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये न्यूटन सेकंड लॉ ही तो है। जैसे आप लिखते हो ना F इज इक्वल टू dp/dt इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम ये चीजें कर देते हैं, टॉर्क आ जाता है फोर्स की जगह, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है लीनियर मोमेंटम की जगह। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब इसमें ये चीज 0 हो गई, तो मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो गया, मतलब वो चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। ये वाली चीज क्या है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है प्लेनेट का अराउंड द सन, और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो एक और क्वांटिटी हम वहां से एक्सप्रेस कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। उसको मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह पे। जो एरियल वेलोसिटी है प्लेनेट की, एरियल वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट, या द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, उनमें जो डिस्टेंस है, वो जो लाइन है वो जितना एरिया कवर करती है, उस एरिया की वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एरिया को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट देता हूं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन क्या होता है पोजीशन वेक्टर? यू कैन से लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट, सन एंड प्लेनेट, उसी को बोला गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
sweeps equal areas in equal intervals of time। ठीक है जी, मतलब जैसे मान लो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट तो क्लियर हो गया, यहाँ पे है सन और ये ग्रीन वाली हमारी अर्थ है, ठीक है, सन ऑरेंज कलर का। चलो अब बच्चों मान लो किसी टाइम टी पर प्लेनेट हमारा अर्थ हमारी यहाँ पे है, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया फ्रॉम द सन, ठीक है। नाउ इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी अर्थ हमारी यहाँ पहुंच गई। लेट अस कंसिडर अर्थ हमारी जो है वो यहाँ पहुंच गई इन टाइम डेल्टा टी, ये डेल्टा टी टाइम लगा इसको, ठीक है, और अर्थ हमारी यहाँ पहुंच गई। ये लाइन ज्वाइनिंग जो है ये अब ये बन गई, ठीक है। तो इस अर्थ ने कुछ एरिया ट्रेस किया, मतलब इस लाइन ने कुछ एरिया स्वीप किया अराउंड द सन, ये एरिया बना दिया, ठीक है। इस एरिया को हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज डेल्टा A1, एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट है, डेल्टा A1 मान लिया उसको। ऐसे ही थोड़ी देर बाद एक और तो हमने पोजीशन पकड़ ली अर्थ की, मान लो ये पोजीशन है एंड आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। इन दोनों पोजीशन में भी जो टाइम का डिफरेंस है वो डेल्टा टी सेम लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एरिया बन गया, लेट अस सपोज वो डेल्टा A2 है। सिमिलरली फिर हमने कोई दो पोजीशंस ले ली, एक यहाँ पे ले ली अर्थ की और एक यहाँ ले ली, ठीक है, वो भी टाइम सेम ले लिया मैंने, डेल्टा टी टाइम ही ले रहा हूँ। मान लो मैं 3-3 महीने बाद ये पोजीशंस देख रहा हूँ, तो आफ्टर 3 मंथ्स पहले मैंने यहाँ पे रीडिंग ली जुलाई में, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर उसमें मैंने यहाँ पे रीडिंग ली और ये एरिया बनाया उस लाइन ज्वाइनिंग में, ये एरिया है डेल्टा A2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस लाइन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब अगर हमने टाइम के इंटरवल्स तो इक्वल लिए हैं ना, तो ये जो एरियाज होंगे दे आर ऑल्सो इक्वल, मतलब डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2 इज इक्वल टू डेल्टा A3, ठीक है, ये चीज है बच्चों, ठीक है, ओके। अब अगर मैं सब तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T, ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर आएगा ना, डिवाइड करने से, सेम फैक्टर से डिवाइड करने से रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बनी, ये एरियल वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मैंने पहले बताया था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड अगेन दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। अब ये लॉ जो है ये क्यों आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है, मैंने पहले आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना, उस वजह से ये लॉ आता है। अब हम देखते हैं कि इस वजह से कैसे आता है, इसकी डिडक्शन करेंगे अभी हम, ठीक है, इसका प्रूफ कह सकते हो या डिडक्शन कह सकते हो। चलिए तो लेट अस डू डिडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ। हाँ जी बच्चों, तो इसके लिए हम एक एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर कर लेते हैं। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया हमने, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसकी जो लेंथ होती है वो 2a होती है, ठीक है, और एक ये लाइन आ गई, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ 2b मानी जाती है। ये a और b सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होते हैं। सन यहाँ पे है फोकस पे, दिस इज सन, ठीक है। प्लेनेट की दो पोजीशंस ले लेते हैं, एक ए पोजीशन ले लेते हैं और एक थोड़ी सी आगे बी पोजीशन ले लेते हैं, इनकी लाइन ज्वाइनिंग ये बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको आर वेक्टर मान लेंगे और ये जो दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर है उसको आर प्लस डी आर वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। तो डी आर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डी आर वेक्टर ये वाला बनेगा, स्मॉल है इसलिए कर्व की जगह स्ट्रेट बना दिया मैंने, ये डी आर वेक्टर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जब प्लेनेट चल रहा था उसकी कुछ वेलोसिटी थी v, वो वेलोसिटी चेंज होती रहती जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहते, तो मैंने एक जगह पे v वेलोसिटी भी बना दी। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है बच्चों, फिर हम वहां से एरियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो लेट अस फाइंड द एलिमेंट्री स्मॉल एरिया, द एरिया सीधा लिख देते हैं, द एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट के स्पेलिंग नहीं सही आए,
एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? हाफ बेस इंटू हाइट। वैसे बेस इंटू हाइट नहीं है, हाफ इंटू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। कौन सा पैरेललोग्राम है बच्चे? देखो ये ना आपको ट्रायंगल जैसी शेप नजर आ रही है। हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींच दूं, एक वेक्टर बना दूं, ये वाला जैसे ये बना हुआ है, उसके पैरेलल मैंने ये बना दिया और इसके पैरेलल मैंने ये बना दिया। ठीक है अब पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, आप कोई भी दो साइड्स ले लो, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकल आएगा। जैसे एक यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें, एक ये साइड है आर वेक्टर और एक ये साइड है सॉरी, एक ये साइड है आर वेक्टर, जैसे आपको ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है ना, तो अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहें तो हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जिसमें से एक साइड है आर वेक्टर, दूसरी साइड है डी आर वेक्टर। कहीं से भी आप दो एडजेसेंट साइड्स ले लो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, वो लेनी है। ठीक है, तो अगर हम पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लिखें तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से होता है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप +1 में पढ़ते हो, ये वही है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज आर क्रॉस डी आर। ऐसे लिख दिया मैंने, सिंपली लिख दिया। वैसे इधर से लिखना जाना चाहिए बट कोई बात नहीं, चलो। अब हमें ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो वो इस पैरेललोग्राम का हाफ होता है, इसलिए ये सीधा फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर को हम वेलोसिटी से निकाल लेंगे बच्चों, v इज डी आर बाई डी टी। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन गिव यू द वेलोसिटी। यहाँ dr आ गया v dt, तो यहाँ से dr की वैल्यू v dt पुट कर सकते हैं, v वेक्टर dt ऐसे पुट कर दिया। ओके, हमें चाहिए यहाँ पर एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt। तो इधर एरियल वेलोसिटी बन जाएगी, देखो dA वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इधर dt से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, हाफ r क्रॉस v बना। ठीक है, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बाय म्यू। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिड्यूस्ड मास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बनेगी म्यू टाइम्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ हाफ आर क्रॉस म्यू वी, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एम वी ही है बेसिकली, जो कि हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, तो ये मास ही है बट सिंबल मैंने म्यू यूज किया है, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम, तो इट इज हाफ एल वेक्टर। तो यहां तक तो ठीक है। अब हमारे पास एल वेक्टर का फॉर्मूला बन गया, एल वेक्टर इज 2 म्यू डी ए बाई डी टी। ये एक रिलेशन होती है, ये एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जो हम +1 में भी पढ़ते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिवॉल्विंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ द बॉडी एंड द एरियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरियल वेलोसिटी। ये एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, वो हम लिखेंगे यहां पे। तो एज वी नो फॉर सेंट्रल फोर्स, ये सिर्फ सेंट्रल फोर्स के लिए ही कांस्टेंट होता है, एल वेक्टर इज कांस्टेंट। यहां आपने छोटा सा रीजन लिखना है, बिकॉज टो वेक्टर इज 0 बाय सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स का टो हमेशा 0 होता है, मैं अभी बता चुका हूं आपको।
तो अगर टो जीरो होता है देयरफॉर dl वेक्टर बाय dt, क्योंकि वो टॉक के बराबर होता है ये वाला एक्सप्रेशन, ये जीरो हो गया तो l कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर वी विल राइट 2m, वी विल राइट 2 म्यू, जो अभी हमने फाइंड किया एक्सप्रेशन da बाय dt, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये 2 म्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, म्यू थोड़ी वेरी करेगा, म्यू तो मास है, रिड्यूस मास, वो नीचे चला गया, कांस्टेंट के एक और कांस्टेंट बन गया, तो da बाय dt इज कांस्टेंट। ये प्रूफ है, डिडक्शन है बेसिकली केपलर सेकेंड लॉ की, कि जब भी प्लेनेट किसी सन के अराउंड, जब भी प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी रहती है दैट इज कांस्टेंट, मतलब इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड टू है टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो जो केपलर्स थर्ड लॉ है that is also called law of periods, क्योंकि it is related to the time period of the planet around the sun। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है कि भाई द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट around the sun is directly proportional to the क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है यहाँ पे क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस of elliptical orbit of planet। so this is the statement। ऐसे लिख सकते हैं, if t is the time period of planet around the sun then it is directly proportional to a cube where a is semi major axis। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो दो प्लैनेट्स ले लो आप, एक सन है हमारे पास, एक प्लैनेट ले लो प्लैनेट 1, और एक और बड़ा ऑर्बिट ले लो प्लैनेट 2। प्लैनेट 2 बड़े ऑर्बिट में है, इसका अपना टाइम पीरियड है, इसका अपना टाइम पीरियड है। ठीक है, दोनों के अपने अपने, क्योंकि ये थोड़ा छोटा चक्कर है तो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, इसका थोड़ा चक्कर बड़ा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब इस ऑर्बिट का एक मेजर एक्सिस जो है, सेमी मेजर एक्सिस जो है, इसको हम अगर 2a1 लिख लें तो सेमी मेजर एक्सिस हो गया a1, और इस बड़े का जो ऑर्बिट है उसका सेमी मेजर एक्सिस a2 हो गया। मतलब मेजर एक्सिस लिखेंगे तो 2a2 लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस आएगा। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर दीज टू प्लैनेट्स आई कैन राइट एन इक्वेशन, आई कैन राइट t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 क्यूब फॉर द फर्स्ट प्लैनेट and for second planet t2 square is directly proportional to a2 cube। यहाँ अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो I will get an equation। ये जो इक्वेशन है ये हमें बहुत बार हेल्प कर देती है to find the time period of some other planet in terms of the time period of the given planet। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको इक्वल टू लगा देंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो तो कट ही जाएंगे जब आप डिवाइड करोगे। तो ये इक्वेशन टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट करने के काम आ जाती है अगर हमें a1, a2 और t1 पता हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह का आएगा जिसमें आपको ये रेशो लिख के वहां से किसी प्लेनेट का अननोन वाला टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, और आपको गिवन टाइम पीरियड दिया जाता है एक प्लेनेट का, दोनों का ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ दी जाती है, और वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके t2 फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ करेंगे बच्चों, प्रूफ या डिडक्शन। डिडक्शन ऑफ थर्ड लॉ।
हाँ जी, लेट 2a, 2b आर द लेंथ्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। लेंथ्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एलिप्टिकल पाथ जो है हमारे पास। एरिया ऑफ ऑर्बिट विल बी गिवन बाय 2 नहीं होता, इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। देखिए इस तरह से अगर आपके पास एक एलिप्स है, उस एलिप्स का ये वाली साइड 2a है और ये वाली साइड 2b है, और यहां से लेकर यहां तक इट विल बी b एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल बी a, जिसको हम सेमी मेजर और सेमी माइनर मानते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस एलिप्स का एरिया लिखना चाहते हो तो पाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे पाई इंटू ए इंटू बी होता है। सर्कल के केस में तो ये दोनों तरफ एक ही होगा ना, रेडियस ही होती है आर, ये भी आर ये भी आर, तो यू राइट पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल। बट इन द केस ऑफ एलिप्स द एरिया इज पाई इंटू ए इंटू बी। तो ये हमने बच्चों एरिया लिख लिया। नाउ आई विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बहुत इजी है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम ये एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, dA/dt। ये होता है एरियल वेलोसिटी, है ना। और ये जो एरियल वेलोसिटी होती है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अपॉन टाइम, ये चीज है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, एरिया ऑफ द एलिप्स और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एरियल वेलोसिटी निकल जाएगी। अब टाइम को अगर उधर ले जाएं तो टाइम का फॉर्मूला बनता है t। अगर हम टाइम को ऊपर ले जाएं तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू एरिया, है ना। ये एरिया है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ एलिप्टिकल पाथ या एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऊपर एरिया आ जाएगा और नीचे एरियल वेलोसिटी चली जाएगी अपॉन एरियल वेलोसिटी। तो ये हम एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम पुट करते हैं इसकी वैल्यूज। एरिया ऑफ द एलिप्टिकल पाथ इज पाई टाइम्स a टाइम्स b, और एरियल वेलोसिटी हमने उस दिन फाइंड किया था कि ये dA/dt L/2 म्यू के भी बराबर होता है। L इज एंगुलर मोमेंटम, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, तो L/2 म्यू के भी बराबर होता है। ये म्यू ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 म्यू पाई a b by L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें m मास है, पाई कांस्टेंट है, a और b ये वाली दो साइड्स हैं, और L एंगुलर मोमेंटम है। ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a। देखो यहाँ दो चीजें आ रही हैं, b और a आ रहा है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो यहाँ b जो है वो वेरिएबल है, तो हेयर वी विल पुट b इन टर्म्स ऑफ a। उसके लिए थोड़ा सा हमें एलिप्स के थ्योरी में जाना पड़ेगा। तो b इन टर्म्स ऑफ a कैसे पुट करेंगे, देखिए एक होता है सेमी लेटस रेक्टम, एलिप्स का सेमी लेटस रेक्टम L होता है, दैट इज गिवन बाय b स्क्वायर बाय a। L इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a। और हमारे पास L का एक और फॉर्मूला है जो हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में ड्राइव किया था, उसको आप रिकॉल कर सकते हो। तो देखिए L स्क्वायर बाय म्यू के, ये हमारे पास स्मॉल l था लेटस रेक्टम इन सेमी लेटस रेक्टम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड के। तो यहाँ हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय म्यू के। ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में से b फाइंड करना है, तो b आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ।
यहाँ थोड़ा साइड पे कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो b आ गया, b इज इक्वल टू अंडर रूट। जब आप अंडर रूट लोगे तो l अकेला बचेगा, a उधर चला गया हुआ है, तो a बाय म्यू के की पावर हाफ, ये b की वैल्यू है। इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ लिख दो पुट इन 1। सिंपल, जस्ट थोड़ा सा रिजल्ट्स की मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू 2 पाई म्यू a बाय l, यहाँ b था तो b को हमने पुट कर देना, जो अभी हमने फाइंड किया। b को हमने क्या फाइंड किया, l इंटू a बाय म्यू के की पावर हाफ। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, लेट अस डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वेयर, इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर। एल तो एल काट ही दो, छोड़ो, काट दो इसको। एल स्क्वेयर पहले ही काट देते हैं, रुक जाओ, मैं पहले कटिंग करके फिर स्क्वेयरिंग करता हूँ, ज़्यादा क्यों लिखना। तो एल से एल कट गया। नाउ वी विल डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और इधर आ गया हमारे पास ए बाय म्यू के, क्योंकि पावर हाफ थी ना, स्क्वेयर किया तो पावर 1 बच गई। एक म्यू यहाँ कैंसिल हो रहा है, काट दो, और बाकी तो आपको सामने ही है कि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर म्यू ए क्यूब बाय के। ठीक है, तो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस इज द डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ कि the time period of a planet, the square of the time period of a planet is directly proportional to the cube of the semi major axis of the orbit of planet.